अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान उस्मान ओमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। आज चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने आर्टिकल 63A से मुतालिक नज़रसानी दरखास्तों की समाअत करना थी। ताहम सीनियर जज जस्टिस मुनीब अख्तर के शरीक न होने के बायस ये समाअत अब कल होगी। आज की मुख्तसर अदालती कार्रवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने जस्टिस मुनीब अख्तर का वो खत भी पढ़कर सुनाया जो फाजिल जज ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के नाम तहरीर किया था, जिसमें उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के तहत तश्कील करदा बेंच पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा कि उनकी माजरत को केस सुनने से इनकार न समझा जाए। जस्टिस मुनीब के खत पर चीफ जस्टिस ने कहा कि एक बार बेंच बन जाता है तो केस सुनने से माजरत सिर्फ अदालत में ही हो सकती है। मुनहरिफ अरकान पार्लिमान का वोट शुमार न करने के फैसले के खिलाफ पीडीएम की साबिक हुकूमत में शामिल जमातों ने नजरसानी दरखास्तें दायर की थी, जिसकी समाअत अब एक ऐसे मौके पर हो रही है जबकि हुकूमती इत्तेहाद अदलिया से मुतालिक अहम तरमीम करने जा रहा है। और आज बिलावल भुट्टो ने मरकज़ के साथ सूबाई सतह पर भी आइनी अदालत बनाने को ज़रूरी करार दिया है। आइनी तरमीम से मुतालिक 7 या 8 अक्टूबर को कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास तलब किए जाने का इम्कान है, जबकि मौलाना फजलुर रहमान के वाज़ेह इनकार के बावजूद हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून का दावा है कि वो 2/3 के नंबर्स हासिल कर लेगी। इस तमाम सूरत हाल में मुनहरिफ अरकान का वोट शुमार करना और शुमार न करना कितना अहम होगा और क्या तब तक मखसूस नशिस्तों का मामला भी लटका रहेगा, जबकि मुजव्वज़ा आइनी पैकेज के खिलाफ 300 से ज़ायद वकला ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के जजेस से किसी भी नई अदालत का हिस्सा न बनने की अपील करते हुए कहा है कि मुजव्वज़ा अदालत की हैसियत पीसीओ अदालत जैसी होगी। पंजाब में इलेक्शन ट्राइब्यूनल से मुतालिक भी आज का दिन अहम है और सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर करते हुए लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दे दिया, जिसके साथ हाई कोर्ट के हाजिर सर्विस 8 जजेस की बतौर इलेक्शन ट्राइब्यूनल तैनाती का नोटिफिकेशन भी कलअदम हो गया है। एक तरफ अदालतों में हुकूमत और हिज़्ब इख्तलाफ कानूनी लड़ाई में मसरूफ़ हैं, तो दूसरी तरफ एहतजाज के मामले पर भी नून लीग और पीटीआई आमने सामने है। पीटीआई के गुज़श्ता हफ्ते के एहतजाज पर हुकूमत ने इमरान खान और अली अमीन गन्नापुर समेत मुतादिद रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए हैं, जबकि इमरान खान ने हफ्ते का एहतजाज अचानक ख़त्म किए जाने पर सख्त बरहमी का इजहार किया और जुमे को डी चौक पर ज़बरदस्त एहतजाज करने का पैगाम दिया है। पीटीआई की एहतजाजी सियासत, 2 सूबों की महाजराई, आइनी इदारों में टकराव, आला अदलिया में नजर आने वाली गिरोहबंदी, 63 मखसूस नशिस्तें और आइनी तरमीम जैसे मामला, इसी तमाम तर सूरत हाल पर करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम साहब प्रोग्राम में आज हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल लड़ाई लड़ रही थी, लेकिन जिस तरह से अब आप लोग एहतजाज का दायरा फैलाने जा रहे हैं आने वाले दिनों में और मुख्तलिफ शहरों में बैक वक्त जिस तरह से एहतजाज शुरू करने जा रहे हैं, इससे तो ऐसा लगता है तहरीक इंसाफ ने फैसला कर लिया अब चौमुखी लड़ाई लड़ने का। देखिए जी, तहरीक इंसाफ ने ये फैसला करना था और मेरे ख्याल में ये बिल्कुल बेहतरीन वक्त है इस फैसले का, खसूसन जिस वक्त आइनी तरमीम जो है वो मंजूर कराने के लिए पार्लियामेंट से एमएनएज अगवा किए जा रहे हैं और उसके अलावा हमारे एमएनएज को उठा के धौंस से, बदमाशी और गुंडागर्दी से पंजाब हाउस में बिठाया गया। और आप ये देखें कि हमारे लोगों को जो है जबरदस्ती उनके घरों में रेड्स करके कई एमएनएज की जो है वो बेटियां, बेगमात, फैमिलीज तक को उठाया गया। मैं ये समझता हूँ कि जब एक आइनी तरमीम पास कराने के लिए कौमी असम्बली को जिला काउंसिल का हॉल बना दिया गया हो, तो फिर उस वक्त हर सियासी जमात का फर्ज ये है कि आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और आज़ाद अदलिया की सपोर्ट में बाहर आए। तो वो फैसला किया खान साहब ने। हम सब जो है अब वो आज़ाद अदलिया के हक में, उसकी आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, रोज बरोज बढ़ती महंगाई के लिए मैदान में है। ये बताइएगा कि नो डाउट एक तो सामने इमीडिएटली आपके जो ऑब्जेक्टिव है, ये एहतजाज सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि आज़ाद अदलिया जो है वो जरूरत है हर आज़ाद मुल्क की, तो ये एक आम आदमी का मसला है। अच्छा शेख साहब, ये बात तो ठीक है कि आपका इमीडिएट ऑब्जेक्टिव अदलिया की आज़ादी है, लेकिन इसके साथ ये भी बताइएगा कि आपके कितने लोग हैं जो उठाए गए हैं या उन्हें पंजाब हाउस में रखा गया है या आपके राब्ते में नहीं? देखिए, इस वक्त तक तो हमारे नंबर्स जो है जी वो हमारे नंबर्स पूरे हैं। हमारे नंबर्स पूरे होने का मतलब अभी भाई ये है कि उनके नंबर्स पूरे नहीं है।
ठीक। सो इस वक्त तक तमाम चीज जो है आज की एज वी स्पीक, बाकी कल अल्लाह बेहतर जानता है, मेरे पास गैर का इल्म नहीं है, एज वी स्पीक हमारे नंबर्स और हमारे एमएनएस पूरे हैं और वो जहां भी हैं महफूज हैं, ठीक है। तो क्योंकि अगर ना होते तो आपको पता है ये जिस किस्म की बेशरम हुकूमत है, इन्होंने तो फौरी रातों रात इजलास बुला के इस पे इन्होंने वो पास करवा लेनी थी अगर इनके पास नंबर होता। ये तो अब कहानी है ना कि हम ये चाहते तो ऐसे कर लेते, वो चाहते तो ऐसे कर लेते। नंबर आपके पास नहीं है इसलिए आप तरमीम नहीं कर रहे, होते तो आप कर लेते। अल्लाह अल्लाह और खैर सल्लाह। अच्छा, एहतजाज के हवाले से ये बताइएगा कि जो रावलपिंडी का एहतजाज है, अगरचे वो बड़ा कामयाब प्रोग्राम है, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी आपकी जगह कोई भी होती और इस तरह का प्रोग्राम होता, आप हुकूमत में होते या आज कोई दूसरे हुकूमत में, तो मैं उस एंगल से बात कर रहा हूँ। लेकिन आप विद इन पार्टी भी एक अदम इत्मीनान का बहरहाल पहलू दिखाई देता है कि बाज़ लोग कह रहे हैं कि शायद आपने एहतजाज जितना आगे चलाना चाहिए था आपको, आप लोगों ने नहीं चलाया, आपके अंदर से कुछ लोगों ने उसको कॉल ऑफ कर दिया। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि ये एहतजाज था, ऑब्वियसली कोई धरना देने नहीं जा रहे थे, ना पिंडी को फतह करने जा रहे थे। और ये इस एहतजाज के हवाले से जो मीटिंग्स थी उनमें क़यादत की तरफ से 2 दिन पहले ये कन्वे किया गया था अडयाला से बाकायदा तौर पे क्लियरेंस के बाद कि एहतजाज 2 बजे से टिल डार्क होगा। और जो पिंडी के लोग हैं वो सब उन मीटिंग्स में शामिल थे जो यहाँ बेसिकली पिंडी के अंदर उस एहतजाज को लीड कर रहे थे। तो अब ये जो एक नेगेटिव सा प्रोपेगेंडा है, ये बंदों को मिसलीड करने की कोशिश की जा रही है कि सिर्फ एहतजाज से तवज्जो हटाने की। इट्स अ सेलिब्रेशन, ये एक विक्ट्री थी। निहत्ते नौजवान, निहत्ती खवातीन, निहत्ते लोग स्टन ग्रेनेड्स के सामने, रबड़ बुलेट्स के सामने, शेलिंग के सामने खड़े हुए। और मैं ये समझता हूं कि एहतजाज इससे ज्यादा और कोई क्या रिकॉर्ड करा सकता है। इसमें अगर कोई ऑपरेशनल चीजें होती भी हैं तो पार्टियों के अंदर होती हैं, वो अगले एहतजाजों में ओवरकम की जा सकती हैं। मगर जो लोग ये समझते हैं कि वो हमारे इस कामयाब एहतजाज को किसी प्रोपेगेंडे की नजर कर सकेंगे तो मुमकिन नहीं है। इट वाज अ सक्सेस, वी गॉट इट रजिस्टर्ड। जिस वक्त हबीब भाई, जिस वक्त ऐलान हुआ और कंटेनर लगा दिए जाते हैं, कामयाबी तो उसी दिन हो गई थी। और फिर जिस वक्त हमारे वर्कर्स जो है, निहत्ते वर्कर्स, पुरअमन वर्कर्स, गवर्नमेंट का बाकायदा शुक्रगुजार होना चाहिए, की जाती है, तो हम कामयाबी के दूसरे दर्जे पे पहुंच गए। और जिस वक्त हमारे वर्कर पे रबर बुलेट्स जो है वो फायर की जाती है, तो हम ये समझते हैं कि अब हुकूमत की टांगें कांप गई हैं और हुकूमत खौफजदा हो गई है। और जिस वक्त बुरहान में चीफ मिनिस्टर पे सीधी गोलियां मारी जाती हैं, तो मैं ये समझता हूं कि फिर हुकूमत बौखला गई है। वो कौन से बेवकूफ है जो ये समझते हैं कि वो जो है सो किसी प्रोपेगेंडे में आने की जरूरत नहीं है। खान साहब की तरफ से मेरे अभी वो जो मीटिंग हुई आज, उसके हवाले से खान साहब ने मुबारकबाद का पैगाम भेजा केपी की अवाम को, पंजाब की अवाम को, पिंडी में जिन लोगों ने एहतजाज लीड किया उनके लिए खराज तहसीन पेश किया, और वो मैंने लोगों के साथ शेयर किया है। ये वक्त नहीं है कि हम ये छोटे मोटे प्रोपेगेंडे जो है उनको देखें। 2 तारीख को हमारा एक बहुत बड़ा एहतजाज आ रहा है, फिर 5 को एहतजाज आ रहा है। सो आई थिंक ये मुझे बताइएगा वक़ार साहब के ये आपका काफी बड़ा पॉलिटिकल डिसीजन है कि आप एक से ज्यादा जगहों पे बैक वक्त एहतजाज करें, और उस दिन जाहिर है आपकी पार्टी की जो कुछ भी सलाहियत है वो भी काफी खुल जाएगी, और उसमें आप नाकाम भी हो सकते हैं, कामयाब भी हो सकते हैं। लेकिन मुझे ये सब बताएं कि जो लोग कहते थे, सर एक सिर्फ जुमला, जो लोग कहते थे कि आप अटक का पुल नहीं पार कर सकते, उनको तो हमने महीने में 3 दफा पुल पार करके दिखाया है। हाली भी साड़ी एबिलिटीज होते शक है किसी को। शेख साहब, पंजाब हुकूमत तो इस बात को अपनी कामयाबी करार दे रही है कि गंडापुर साहब को वापसी की राह इख्तियार करनी पड़ गई। गंडापुर साहब को इन्होंने को यहाँ ठहराने का बंदोबस्त किया हुआ था, जो गंडापुर साहब के वापस जाने के ऊपर ये खुशी मना रहे हैं या इनको दुख हो रहा है कि वो वापस चले गए। मेरे ख्याल में गंडापुर साहब भी एहतजाज रिकॉर्ड कराने आ रहे थे, और जिस मैसिव तादाद में वो आ रहे थे कि उन्होंने अटक के पुल पे जो रुकावटें थी वो किस तरीके से हटाई, और उसके बाद जब बुरहान पहुंचे और जब इन्होंने लाइव फायरिंग शुरू की गंडापुर साहब के ऊपर, और उसके बाद जब वो क्रॉस कर भी लेते बुरहान, तो उसके आगे इन्होंने कंटेनर्स के बाद ट्रॉले खड़े किए हुए थे दोनों साइडों पे रोड्स के, और फायर मार के उनके जो टायर्स से वो बर्स्ट किए हुए थे। गंडापुर साहब फिर निकले हैं गाड़ियों से और पैदल कई किलोमीटर चल के आगे तक पहुंचने की कोशिश की है। तब तक पिंडी की जो टीम थी, दे हैड कॉल्ड ऑफ द प्रोटेस्ट। इसकी वजह ये थी कि उनको
अंधेरे का बताया गया था, और अंधेरे में जैसे ही वो पहुंची तो पिंडी की टीम ने कॉल ऑफ किया और पिंडी जो है वो चला गया। जब पिंडी की टीम कॉल ऑफ कर रही है तो अली अमीन गंडापुर साहब ने अकेले पहुंच के वहां क्या करना था, जहां तक वो आए वो भी मनाजिर आपने दिखाए, वो भी एक एहतजाज का एक्सप्रेशन था जो उन्होंने रिकॉर्ड कराया। मैं ये समझता हूं, बार बार ये कहता हूं कि ये विक्ट्री है। अली अमीन को रोकने के लिए फोर्स ने जितनी शेलिंग, जितनी गोलियां बरसाई, आपका एहतजाज और किस तरीके से रिकॉर्ड होना था, और आवाज दुनिया तक पहुंची कि हम किस लिए आ रहे थे और ये एहतजाज किस लिए था। सो आई स्टिल होल्ड दिस ओपिनियन। अच्छा शेख साहब, ये भी बताइएगा कि 20 और 21 अगस्त की दरमियानी रात और जो उनकी एफर्ट की तारीफ की है जी, मेरे ख्याल में जब इमरान खान साहब ने इस हवाले से अली अमीन को खराज तहसीन पेश किया और उसकी तारीफ की है, तो फिर बाकी आवाजें मैटर नहीं करती हैं, बस लोगों को आराम करना चाहिए। अच्छा, 21 और 22 अगस्त की दरमियानी रात को आपका और एस्टेब्लिशमेंट का एक राब्ता होता है, जिसके नतीजे में 22 अगस्त का जलसा मुअख्खर होके 8 सितंबर को चला जाता है। उसमें रुकावटें आना, उसमें दीगर चीज़ें होना अपनी जगह, लेकिन साथ साथ पहलू ब पहलू एक तासुर चल रहा था कि अब आप पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे आपको काम करने की काफ़ी आज़ादी मैसर है। लेकिन अब फिर आपके लहजे में भी, आपकी पार्टी के लहजे में शिद्दत भी आती जा रही है, हिद्दत भी है, तलखी भी बढ़ रही है। ये क्यों? क्या कोई राब्ता हुआ, टूटा, अब हो नहीं रहा, या क्या मसला है? सर आप मुझे ये बताएं कि जब हमारी पार्टी के कल आईडीएफ के जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनकी रिपोर्ट के मुताबिक हमने 2000 मरीज ट्रीट किए हैं जो ये आपकी जो टीयर गैस की शेलिंग से जो हर्ट हुए, कईयों को लंग्स के इशू हो गए, हमारी 4 सीरियस इंजरीज होगी। वो मैंने सारी तफसील जो है वो मैं आपसे शेयर करूंगा। हमारे सैकड़ों लोग जो हैं वो हॉस्पिटल्स में माइनर और मेजर इंजरीज के लिए ट्रीट हुए हैं। हमारे हजारों लोगों पे एफआईआर्स हैं और सैकड़ों 110 प्लस लोग जो हैं वो इस वक्त उठा लिए गए हैं। संजानी में जलसे में क्या हुआ था, 4-5 एफआईआर्स हुए, चीफ मिनिस्टर पे हुए, गौहर साहब पे हुए, मुझ पे हुआ, और फिर नामालूमों की एक लंबी तादाद है। आप मुझे ये बताएं कि जब आप किसी के बच्चों पे बंदूक सीधी करेंगे, किसी सूबे के नौजवानों पे बंदूकें सीधी करेंगे, एक ऐसा सूबा जो रियासत और गवर्नमेंट और तालिबान के दरमियान एक दीवार बन के खड़ा हो गया, जिनकी हजारों की तादाद में शहादतें हैं, असला जिनका जेवर है, जब वो उतने ही पाकिस्तानी है जितने आप हैं, और वो पाकिस्तान अपने जिसको अपना मुल्क समझते हैं, वहां वो आना चाहते हैं, तो आप उनको आगे से गोलियां मारते हैं, आप उन पे टीयर गैस की शेलिंग करते हैं। तो उसके बाद भी अभी भाई आप ये सवाल कर रहे हैं कि जनाब थोड़ा लहजा क्यों तल्ख होता जा रहा है। ये जुल्म कर रहे ने, ये जबर कर रहे ने, और ये इन्होंने पाकिस्तान के कानून और आइन का तमाशा बना दिया है। ये इन्होंने आइन जो है उसको, ये ताकत के जोर के ऊपर उसके ऊपर अपनी वो मोनोपोली कायम करना चाहते हैं। ऐसे नहीं हो सकता है। तो लहजे तल्ख होते हैं। आप किसी वो कहते हैं ना, माड़े तू माड़े बंदे को जलील करोगे तो कितना जलील करोगे, आखिर वो बोल पाएगा। और ये तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, आप कैसे इसको दबा सकते हैं। ऑल वी वांटेड वाज अ पुरअमन एहतजाज एट लियाकत बाग। आते और वहां से आराम से 5 मिनट जो है, क्योंकि वहां को स्टेज या कोई तकरीर तो सर नहीं, एहतजाज रजिस्टर होता, वहां से वापस चले जाते। निहत्ते लोग थे सर, निहत्ते लोग थे। आपने पिंडी के विजुअल्स देखे होंगे, निहत्ते बच्चों के ऊपर सादा कपड़ों में लोग गोलियां चला रहे, कुछ तमाशा बनाया हुआ था इन्होंने सर। मैं ये समझता हूं वहां तो निहत्ते लोग थे। शिकायत की बजाय हुकूमत को अपने रवैये के ऊपर नजरसानी करनी पड़ेगी। ये गुंडागर्दी, ये इंतशारी जो इनका जो रद्द अमल है, ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है। शेख साहब, आप जो गंडापुर साहब कह रहे हैं कि गोली का जवाब गोली से देंगे, तो ये महज एक बयान है या ये भी तो ऐसा कुछ सोचा जा रहा है? मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है, हम अपने चीफ मिनिस्टर के किसी बयान को डिसोन नहीं करेंगे। ही इज आवर चीफ मिनिस्टर। इमरान खान का जो है वो मुजाहिद है। जब वो कहते हैं कि गोली का जवाब गोली से देंगे, तो आइन आपको अपने दिफा की इजाजत देता है। जिस वक्त सादा कपड़ों में कोई आदमी एक पाकिस्तानी पे बंदूक सीधी करेगा, और खसूसन वो पख्तून होगा, असला जिनका जेवर है, जिन्होंने आपको तालिबान के खिलाफ लड़ाई में सबसे ज्यादा सपोर्ट किया है, तो जब आप उनको गोलियां और बंदूकें सीधी करेंगे तो वो कब तक बर्दाश्त करेंगे? वो आगे से कहेगा नहीं। हाँ, अगर कोई यूनिफॉर्म में होगा तो वो 4 दफा सोचेगा, मगर उसको भी, यूनिफॉर्म वाले को भी वो नाजायज नहीं मारने देगा।
मगर एक बंदे यूनिफॉर्म में ही नहीं है और खड़े बंदूकें गोलियां सीधी चला रहे हैं, तो फिर वो क्या पख्तूनों ने अपने बच्चे इस्लामाबाद आपके हाथों मरवाने के लिए भेजने हैं? तो आगे से रिटेलिएट नहीं करेंगे? तुम न करें ऐसे। आप हुकूमत है, बेशक आप चोरी की डाके की जाली हुकूमत है, मगर आप हुकूमत है। आप कम से कम अपने रवैये में एक इतनी वो जरूर रखें कि जिससे मुल्क में इंतशार ना फैले, मुल्क में तकसीम ना फैले। आप कौन होते हैं हमारे और बच्चों भी को गोलियां मारने वाले और छले इस करने वाले? पूरी जो कि कैंपेन इन्होंने है इसके आगे ऊपर बड़ा इस्लामाबाद एहतजाज आ रहा है, बड़ा एक रावलपिंडी एतराज है। बत्तियां ला के ले जाएंगे सर। शेख साहब, मतलब क्या एतराज कर रहे ये थे? है क्यों रोक रहे थे कि आप? पाकिस्तान के अंदर बड़े इंपॉर्टेंट डिप्लोमेटिक इवेंट्स होने हैं अक्टूबर में, और आपने अक्टूबर में ही एहतजाज की मुहिम चला दी है। आप जरा इस बात पे भी गौर करें कि दुनिया से डिग्निटरीज आ रहे होंगे और यहाँ पे एहतजाज जारी होगा। कौन से डिप्लोमेटिक इवेंट्स की आप बात कर रहे हैं? 83 साला बूढ़ी माँ को उठाया जाता है, एक प्रेग्नेंट औरत पुल पे खड़ी है, ऊपर शेलिंग की जा रही है, उस बेचारी को वहां से उठाने वाला कोई। बुजुर्गों की कमर आप उठा के देखें तो रबर बुलेट्स के उन पे निशान है। हमारे 4 आदमी मेजर सर्जरी से गुजरे हैं। जिस मुल्क में बेसिक राइट्स जो है वो आवाम को ना दिए जा रहे हों और उन्हें गोलियां और शेल दिए जा रहे हों, उत्थे तुसी डिप्लोमेटिक इवेंट जेडे डिप्लोमेट्स आ रहे ने वो पागल ने, उन्होंने नहीं पता भी तुसी की कर रहे हो अपने मुल्क दी आवाम नाल। तो ये फ्रॉड हुकूमत ना करे। वो जो आते हैं ना वो आपकी इची बीची चेक करके आते हैं, उनको आपकी औकात का पता होता है। तो आप अपने आप को पहले इंसान बनाएं। इस मुल्क के अंदर आप देखो, माहौल सेट रखना किसकी जिम्मेदारी है? मुझे बताएं कि जो लोग पिंडी के अंदर कल शेलिंग खा रहे थे, कितनों के पास तोपें थी, कितने को मार्टर सन, कितने को रॉकेट लॉन्चर सन? वो निहत्ते वीडियोस आप लोगों ने दिखाई है। बट शेख साहब, आई एम सॉरी टू से इट्स नॉट जंग, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट जंग जहां पे सफीरों ने नहीं जाना, जहां पे वज़राए खारजा ने नहीं जाना। वी आर टॉकिंग अबाउट इस्लामाबाद, द कैपिटल। सर, हमारे लिए बेसिक फंडामेंटल राइट जरूरी है, हमारे लिए अदलिया की आजादी जरूरी है, हमारे लिए अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ जरूरी है, बाकी सब चीजें सेकेंडरी है। जिस मुल्क में अदलिया आजाद नहीं है, जिस मुल्क में तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, वहां ये बहस अच्छी नहीं लगती है कि तुसी इस वास्ते एहतजाज ना करो क्योंकि किसी डिप्लोमेटिक इवेंट ने इत्थे होना। ये वैसे ये यासियां ऐसे मुल्कों में अच्छी नहीं लगती हैं जहां रबर बुलेट्स मारी जाए और दूसरे सूबे के चीफ मिनिस्टर को गोलियां सीधी की जाए, वहां ये बहस ही नहीं है। अच्छा, एक बताइएगा कि आपने अपना जो प्रोग्राम अनाउंस किया है वो 2 अक्टूबर यानी कल परसों का है। 2 अक्टूबर को आप 3 शहरों में कर रहे हैं, 4 को आप डी चौक जाने की कोशिश करेंगे, 5 को इस लाहौर में। यही प्रोग्राम अगर यही है तो उसकी कल्मिनेशन लाहौर में होगी या ये किसी ऑनगोइंग प्रोसेस का हिस्सा है? देखें, ये अभी जो आपने 4 वाली बात की है ये अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है। अच्छा। इसके ऊपर कुछ मुशावरत बाकी है। जब वो हो जाएगी उस हवाले से फिर हम आपसे और सारे मीडिया से बात करेंगे। 2 तारीख में एक चेंज ये है, मैं आपके प्रोग्राम की तवज्जुह से बता दूं कि मुल्तान की जगह बहावलपुर, तो फैसलाबाद, बहावलपुर एंड मियांवाली, आप देखेंगे खान की आप ग्रेटनेस देखेंगे। इस सारे मामले के बावजूद वहां पे क्रिकेट टीम ने आना है अपना मुल्तान में 2 तारीख को, और खान साहब ने कहा कि हम फिर मुल्क की बदनामी जो है वो नहीं करते, हम कॉल ऑफ नहीं करेंगे, हम वहां से उठा के इसको बहावलपुर ले जाते हैं। तो ये क्रिकेटर की प्रोफेशनल कर्टसी है मेरा ख्याल है। आई गेस कप्तान है ना सर सारा। आखिर में क्रिकेटर ही है। अच्छा, अब यहां से आपने जलसों का प्रोग्राम क्या समझे कि आपने बंद कर दिया और आपने अब सड़कों पे रहना? बस सर उन्हें एहतजाज ही। और क्या लग रहा है कब तक एहतजाज करना पड़ेगा? अब एहतजाज है सर, अब जलसे तो इन्होंने सर जो हमारे साथ इन्होंने अपनी जबान का पास रखा है और जिस तरीके से इन्होंने कमिटमेंट्स करके और एनओसी दे के हमारे वर्कर को जलील किया है, तो अगर हमने एनओसी लेके भी गिरफ्तारियां देनी है, एनओसी लेके भी कंटेनर अबूर करने हैं, एनओसी लेके भी पर्चे कराने हैं, तो फिर एहतजाज ही है ना सर। शेख साहब, सारी तवज्जो पंजाब पे है, सारी तवज्जो पंजाब पे है, सिंध में कुछ नहीं करना आपने? सर सिंध में भी बिल्कुल, आप देखें कल बहुत बड़ा इवेंट हुआ है, बड़े लोग बाहर निकले हैं, बड़ा जमे गफीर था, एक रैली जो है वो भी अनाउंस कर दी गई है और आहिस्ता आहिस्ता एक्टिविटी ऑल ओवर पाकिस्तान जाएगी सर। अच्छा शेख साहब, एहतजाज ये जो आप लोग शुरू कर रहे हैं,
इसका मकसद खान साहब की रिहाई भी है या खान साहब की रिहाई अदालतों के जरिए ही हो, यही तरीके इंसाफ का मौक़िफ़ है, इसी पे कायम रहेगी तरीके इंसाफ? खान साहब बिल्कुल कहते हैं, ये जब हमने डिस्कस किया, ऑब्वियसली खान की रिहाई के अलावा मतलब ये तो हमारे दिलों में, ये तो हमारा एजेंडा नंबर 1 है। हम तो हमारी तो सारी एफर्ट जद्दोजहद ही खान साहब की रिहाई के लिए है। खान साहब का कहना ये है कि अगर अदलिया आजाद होगी तो मैं उसी दिन आजाद हो जाऊंगा। शेख साहब, ये आजाद अदलिया ही है जो इन झूठे केसों में मेरी रिहाई को मुमकिन कर सकती है। शेख साहब, पूरे पाकिस्तान को ना एक खबर की स्पेसिफिक वेस्टेड एजेंडास के साथ लोग इन इदारों में बैठे रहेंगे, तब तक वो काम नहीं होगा। और आज आप देखें, उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पे कहा कि वो जो लंदन प्लान था उसकी, जिसमें पीटीआई को खत्म करना, नवाज शरीफ को लेके आना। शेख साहब, आपके और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान को राब्ता उस्तवार हो सकता है? क्योंकि जिस तरह के हालात चल रहे हैं, ये तो मुल्क के लिए कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है। इस तनाव से, ये तनाव सबके लिए खान साहब ने बड़ा वाज़ेह कर दिया सर। खान साहब ने चंद दिन पहले बड़ा वाज़ेह कर दिया है कि जो जलसा हमने पोस्टपोन किया था मुल्की मुफाद में और पाकिस्तान के नाम पे, उसके बाद जिस किस्म की मिसकमिटमेंट हुई है, जो कि पहली मिसकमिटमेंट नहीं है, उसके बाद खान साहब किसी किस्म की एंगेजमेंट नहीं चाहते हैं और उन्होंने कहा है कि उनसे कोई बात नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शेख वकास अकरम साहब में हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक हम लेंगे नाज़िर, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो सुप्रीम कोर्ट के मामलात के हवाले से अदील सरफराज से गुफ्तगू। वेलकम बैक नाज़रीन। सुप्रीम कोर्ट से जुड़े अहम मामलात, और उसमें आज जस्टिस मुनीब अख्तर का रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को ख़त इंतहाई अहमियत का हामिल है। इसी पर हम बात करेंगे। प्रोग्राम में ज्वाइन करें हैं सीनियर कोर्ट रिपोर्टर अदील सरफराज। अदील, पहले शायद चीज़ें इतनी ओपन नहीं थी जितनी अब हम देख रहे हैं कि ओपन हो रही हैं। पहले जस्टिस मंसूर अली शाह ने ख़त लिखा, चीफ जस्टिस ने उस ख़त का जवाब दिया, और आज जस्टिस मुनीब अख्तर का ये ख़त। मामलात अब किस जानिब जाते दिखाई दे रहे हैं? देखें, मामलात तो अगर हम बात करें ओवरऑल जुडिशरी के अंदर बिगाड़ की तरफ ही जाते दिखाई दे रहे हैं। एक इन फाइटिंग हमें नज़र आ रही है जो पहले इख्तिलाफात तक थी, मगर अब बाकायदा तौर पर जजेस साहिबान आमने सामने आते नज़र आ रहे हैं हमें। एक जानिब हमने देखा, जैसा कि आपने कहा, कि जस्टिस मंसूर अली शाह एक ख़त लिखते हैं, उसके जवाब में जनाब काजी फायज़ ईसा ख़त लिखते हैं, और अब जस्टिस मुनीब अख्तर का जो ख़त आया है इसको एंटिसिपेट भी किया जा रहा था कि ऐसा होगा। गो के जस्टिस मुनीब अख्तर के हवाले से बहुत से जो कानूनी माहिरीन है वो ये समझते हैं कि आज उन्होंने काफ़ी हद तक ग्रेसफुली इस पूरे मामले को हैंडल किया है, क्योंकि पहले दिन से मालूम था कि 63A का जो रिव्यू है इस पर जस्टिस मुनीब अख्तर इस बेंच पर एतराज़ करेंगे और हो सकता है रिक्यूज़ भी कर जाएं, मगर उन्होंने बेंच में आने की बजाय एक ख़त के ज़रिए आगाह कर दिया कि वो इस बेंच का हिस्सा इस वक्त नहीं बन सकते। अच्छा, मुनीब अख्तर साहब ने एक खत जो खत लिखा है उसमें ये भी लिखा है कि एडहॉक जज को शामिल किया गया, और इस मामले में कुछ चीजें तय हो चुकी थी पहले जुलाई में। जी बिल्कुल, जब एडहॉक जजेस की अपॉइंटमेंट हुई थी, आपको याद होगा जस्टिस मुनीब अख्तर ने उस वक्त भी एतराज़ आयद किया था। इवन जस्टिस मंसूर अली शाह भी उनके साथ ऑन बोर्ड थे। उसके बाद फिर ये तय पाया, जो इस ख़त से अंदाज़ा हो रहा है, कि आइनी मामलात जो हैं उन तक इन जजेस साहिबान को उनमें नहीं शामिल किया जाएगा। और आपको याद होगा जस्टिस काजी फायज़ साहब ने भी अपने ख़त में जस्टिस मुनीब अख्तर के हवाले से यही बात की थी कि ये अपने सीनियर्स की जो उनका एहतराम है वो नहीं करते और उन्हें अहम बेंचेस में शामिल करने की मुखालफत करते हैं। इसी वजह से इन्हें कमेटी से भी बाहर किया। वो अलग बात है कि जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह दोनों जजेस साहिबान की जब मुतफ़िका राय होती थी तभी जस्टिस काजी फायज़ ईसा माइनॉरिटी में जाते थे और एडहॉक जजेस को फिर अहम केसेस नहीं मिलते थे। अब क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो गई है, उसकी कंपोजिशन चेंज हो गई है कमेटी की, तो चीफ जस्टिस ने एडहॉक जज को शामिल किया है। उस पर अब जस्टिस मुनीब अख्तर ये कहते हैं कि अव्वल तो हमने ये तय कर लिया था कि एडहॉक जज को शामिल नहीं होना चाहिए, दूसरी जानिब वो रिटायर हो चुके थे और उनको आप दोबारा लाए हैं। इसके ऊपर उन्होंने जो आइन का आर्टिकल 182 है उसकी भी उसके खिलाफ वर्जी करार दिया है उनकी इस बेंच में शमूलियत को। और साथ साथ जो सबसे बड़ी चीज़ है हबीब साहब जो इस ख़त में हमें नज़र आ रही है वो है एक स्कैंडल। बहुत से लोग समझते हैं, एक 18 जुलाई को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास होता है। उस इजलास में जस्टिस काजी फायज़ ईसा अचानक से बकौल जस्टिस मुनीब अख्तर के एक एजेंडा पे रखते हैं 63A का रिव्यू, और उस एजेंडा पे रिव्यू को न सिर्फ शामिल किया जाता है बल्कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा एक
बेंच भी प्रपोज कर देते हैं 5 रुकनी लार्जर बेंच जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में, जिसमें जस्टिस याह्या अफरीदी भी शामिल होते हैं। इवेंचुअली क्योंकि अक्सरियत काजी फैसल साहब के साथ नहीं होती है, वो इजलास है जिसमें आपको याद होगा जो नजरसानी दरख्वास्त थी नून लीग की मखसूस नशिस्तों के केस में, उसे भी समाअत के लिए मुकर्रर करने की कोशिश हुई थी मगर नाकाम हो गई थी, और साथ दूसरा ये मुकदमा था। अब जस्टिस मुनीब अख्तर ये कहते हैं अपने इस खत में कि पहले आपने प्रपोज किया एक 5 रुकनी लार्जर बेंच जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में, और अब अचानक से आपने जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याह्या अफरीदी को बाहर निकाल खुद इस बेंच की सरबराही कैसे कर ली है, ये वाजे नहीं किया गया। पहले ये वाजे तो किया जाए कि आपने, या कोई वजह तो बताई जाए कि आप खुद इसको क्यों हेड कर रहे हैं। दूसरी जानिब उन्होंने तो सवाल नहीं उठाया, मगर कानूनी हल्के ये सवाल जरूर उठा रहे हैं मफादात के टकराव का, कि क्या चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को ये मुकदमा सुनना चाहिए, जिसके इवेंचुअली बहुत से लोग समझते हैं कि बेनिफिशरी काजी फायज ईसा साहब भी होंगे, क्योंकि ये मुकदमा इस वक्त डायरेक्टली लिंक्ड है आईनी पैकेज से या आईनी तरमीम से या जुडिशल पैकेज से, जिसमें बहुत से लोग समझते हैं कि जस्टिस काजी फायज ईसा जो हैं वो हो सकता है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को भी आइंदा आने वाले दिनों में लीड करें। तो इस तमाम तर सिनेरियो में अगर हम देखें तो इस खत में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो बड़े नपे तोले अंदाज में। तो अदील, इस सारी सिचुएशन में कल आप देख रहे हैं कि जिस तरह से चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर जस्टिस मुनीब नहीं भी शामिल होंगे तो कल हम जो भी दस्तयाब जज होंगे उनके साथ इस बेंच में हम कल समाअत करेंगे, क्या फिर आप कल सिचुएशन देख रहे हैं, कल क्या हो सकता है? देखें, आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इंदिया तो दे दिया है बेंच की रिकॉन्स्टिट्यूशन का, मगर उससे पहले यह तय करना होगा कि आया बेंच टूटा भी है या नहीं। अभी तक तो ये वाजे नहीं हुआ। जब बेंच के एक फाजिल रुकन ये कह रहे हैं कि वो बेंच से रिक्यूज नहीं कर रहे, वो क्वेश्चन रेज कर रहे हैं इस बेंच की कंपोजिशन के ऊपर, इसकी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। पहले तो जो 2 रुकनी कमेटी है, जो बदकिस्मती के साथ इस वक्त 2 रुकनी कमेटी है, कानून के मुताबिक तो 3 रुकनी है, वो जब बैठेगी तो उससे इस खत का भी जायजा लेना होगा और इस खत में उठाए गए सवालात का भी जायजा लेना होगा, और उसके बाद प्रॉपर रीजनिंग देना होगी अगर बेंच को रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। क्योंकि जहां तक ताल्लुक है जस्टिस मुनीब अख्तर के उनको मनाने का, तो अगर उन्होंने मानना होता तो मैं समझता हूं वो खत ही ना लिखते, वो तो कम से कम इस 2 रुकनी कमेटी के तश्कील करदा बेंच का हिस्सा नहीं बनेंगे। इस तमाम तर ज़िमन में जो राय है अमूमी अदलिया के अंदर या ओवरऑल जुडिशरी में, वो ये है कि चीफ जस्टिस काजी फायज साहब को इस मामले में ज़्यादा जल्दी नहीं करनी चाहिए और इंतज़ार करना चाहिए, ना कि कल को वो एक नया बेंच तश्कील दे दें, या नया बेंच तश्कील ना भी दें, बस जस्टिस मुनीब अख्तर को रिप्लेस कर दें किसी भी और सुप्रीम कोर्ट के जज के साथ और कल को ही इस मुकदमे को निपटा दें। तो उससे इस मुकदमे के ऊपर और इस मुकदमे के नतीजे में होने वाले फैसले के ऊपर बहुत से सवालात उठेंगे। अच्छा, आज हमने देखा कि पीटीआई के जो वकील हैं अली जफर साहब, उन्होंने भी एतराज़ उठाया बेंच की तश्कील पे, और उनका एतराज़ भी कमेटी के हवाले से था कि इस कमेटी का बना हुआ बेंच कानूनी नहीं है। तो क्या आगे चल के आपको ऐसा लगता है कि पीटीआई भी इससे विड्रॉ कर जाए कि जनाब हम भी बायकॉट कर रहे हैं? देखिए, मेरी आज सुबह बैरिस्टर अली जफर साहब से बात हुई थी जब समाअत अभी शुरू होना थी। उस समाअत से कबल मैंने उनसे पूछा था कि क्या आप बेंच पर एतराज़ कर रहे हैं, तो वो ये कहते हैं कि हम कंपोजिशन ऑफ द बेंच पर एतराज़ कर रहे हैं, जिस तरीके से, जैसा कि आप कह रहे हैं कि 3 रुकनी कमेटी की बजाय 2 रुकनी कमेटी, और वो भी एक अमेंडमेंट की सूरत में जो ऑर्डिनेंस लाया गया है और उसके नतीजे में बनने वाली कमेटी के जरिए बना है, तो उसके ऊपर हम एतराज़ उठाएंगे। मगर दूसरी जानिब पीटीआई के ऊपर भी जो लीगल सर्कल्स हैं उनमें ये तनकीद ज़रूर हो रही है कि वो टू सम एक्सटेंट वैलिडेट करवाना चाह रहे हैं इस अपनी कुछ गलतियों की वजह से इस कानून को, या इस जो भी एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस आया है उसको, अगर सुप्रीम कोर्ट अपने आगे चलकर लार्जर बेंच जो है उस हवाले से कोई ऑब्जर्वेशन ही दे देती है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये एतराज़ उनको काफ़ी महंगा पड़ सकता है। क्योंकि जब सुपीरियर कोर्ट ही एक ऑब्जर्वेशन दे दे एक ऑर्डिनेंस के ऊपर और उसकी तौसीक कर दे, तो बहुत सी मुश्किलात बढ़ सकती हैं। बहरहाल दूसरी जानिब वो ये समझते हैं कि न सिर्फ ये जो बेंच इस वक्त कायम है इसके ऊपर उन्हें एतराज़ है, बल्कि दूसरी जानिब वो ये कहते हैं कि अब जैसा कि चीफ जस्टिस काजी फायज साहब ने कहा कि 2 जजेस पर मुश्तमिल कमेटी बेंच को रिकॉन्स्टिट्यूट भी कर सकती है अगर जस्टिस मुनीब अख्तर आगे भी इस बेंच का हिस्सा ना बने। तो जो पीटीआई है वो ये कहती है, बिलखसूस ये बानी पीटीआई की जानिब से अली जफर साहब पेश हुए, उन्होंने कहा कि हमारा मौकफ ये है कि 2 रुकनी कमेटी इसके ऊपर बेंच कॉन्स्टिट्यूट ही नहीं कर सकती, इसको दोबारा से बहाल किया जाए जो पहले वाली कमेटी थी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अदील, आप प्रोग्राम में हमारे साथ। ब्रेक हम लेंगे नाज़िर, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हबीब साहब से।
वेलकम बैक नाज़रीन। हबीब साहब, हम देख रहे हैं कि रावलपिंडी के एहतजाज के बाद अब जिस तरह से खान साहब रहनुमाओं को टास्क दे रहे हैं मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज करने का, पहले हम देख रहे थे इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत और मुज़ाकरात का इंदिया, और अब एकदम से एहतजाजी सियासत। क्या आप देख रहे हैं आगे चल के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आसानियाँ होंगी इस तरह से? एक तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे जितनी भी मुश्किलात थी वो आ चुकी, एक मरगे नागहानी और है। अच्छा। बाकी और क्या रह गया होगा? सब चीज़ें तो उनकी तबाह बर्बाद हो चुकी हैं, और इसके बावजूद वो जमात सरवाइव कर गई है, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। तो लिहाजा आइंदा आने वाली कोई भी मुश्किल गुज़श्ता दिनों की मुश्किल से बड़ी नहीं हो सकती। तो वो तो एक अंदाज़ा है कि वो तो अब इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ठीक। जहाँ तक एहतजाजी सियासत का ताल्लुक है, तो एहतजाजी सियासत में ये बहुत बड़ा मार्का आरई है जो इस वक्त कर रही है पीटीआई। पाकिस्तान के अंदर जितनी भी तहरीकें चलती रही हैं पिछले तकरीबन 50 साल में, 45 साल में, वो सब ऐसी चलती रही हैं कि एक शहर से दूसरे शहर का सफ़र है। मिसाल के तौर पे लाहौर से चले इस्लामाबाद पहुंचे, कराची से चले इस्लामाबाद पहुंचे, बलूचिस्तान से चले इस्लामाबाद पहुंचे। तमाम शहरों में बैक वक्त कोई तहरीक एक तवील अरसे से नहीं शुरू हुई। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है 1977 की जो तहरीक थी 1977 की भुट्टो के खिलाफ, वो थी हर शहर में तहरीक उठ गई, हर शहर में मुजाहरे शुरू हो गए थे, और इसी शक्ल को तहरीक कहते हैं। तो अब रावलपिंडी में जो इन्होंने मुजाहरा किया है या एहतजाज करने की जो कोशिश की है, उसमें तो शायद अगर पीटीआई के पैमाने पर देखा जाए तो वो ज्यादा कामयाब नहीं है, लेकिन अगर दूसरे एंगल से देखा जाए तो वो 110% कामयाब है। अच्छा। उसकी वजह यह है कि जब हुकूमत मजबूर हो गई मोटरवे बंद करने पे, पिंडी शहर बंद करने में, लियाकत बाग के इर्द गिर्द वो बौछाड़ हो रही है आंसू गैस के शैलों की, तो हुकूमत नाकाम हो गई और पीटीआई कामयाब हो गई। हाँ। तो आप देखिए ना, तो उन्होंने तो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया। वैसे हुकूमत ज्यादा किरदार अदा करती है इनके एहतजाज। जी, माशाल्लाह जितने लायकों की हुकूमत है ना वो सब की सब यही इसी बात का इजहार करती है। अब उसके बाद आप देखिए कि अब 3 शहरों में एहतजाज का ऐलान कर दिया। हाँ। मियांवाली में, मुल्तान में और फैसलाबाद। गोया अब इन्होंने, पीटीआई ने बड़ा कैलकुलेटेड ये डिसीजन लिया है कि हम पंजाब हुकूमत के ऊपर पूरा दबाव डालते हैं। यानी एक शहर में जब आप एहतजाज करते हैं, हाँ, तो उसके नतीजे में तो आप इर्द गिर्द से भी फोर्स इकट्ठी करके वहां पर ला सकते हैं, सारी कुव्वत आप उसे एक जगह जमा कर सकते हैं। तो पीटीआई ने जहां अपनी कुव्वत फैलाई है, वहां पे पंजाब हुकूमत को भी चैलेंज किया है कि जनाब हम फैल रहे हैं, अब आप 3 जगह हमें कंट्रोल करके दिखाएं। हाँ। और उसके बाद ऐन मुमकिन है 4 जगह हो जाए, अब 5 जगह हो जाए। तो अलीबिन गंडापुर साहब को इस्लामाबाद में भी एहतजाज के हवाले से कॉल दिया। तो ये जो एहतजाज है, इस तरह का एहतजाज अगर मीनिंगफुल, ये ज्यादा मीनिंगफुल होगा जलसों की निस्बत, और ये ऐसा लग रहा है कि आइंदा आने वाले दिन पंजाब हुकूमत के लिए और वफाकी हुकूमत के लिए कुछ ज्यादा अच्छे नहीं है। अच्छा, और पिंडी में एहतजाज के बाद तहरीक इंसाफ के हौसले भी कुछ ज्यादा बुलंद हो गए। जी, काफी बुलंद हो गए एहतजाज के बाद, तो काफी बुलंद हो गए। अच्छा, और हबीब साहब, अब 63 नजर सानी अपील, आज हमने सारी सिचुएशन देख ली जो हुई। अब केस के हवाले से क्या बनता है कल मालूम हो सकेगा। इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि हुकूमत आईनी तरमीम लाने के हवाले से एक बार फिर से सरगर्म कुछ दिखाई देती है, और अब ये कहा जा रहा है कि शायद अक्टूबर के पहले हफ्ते में तैयारियां की जाएं आईनी तरमीम लाने के हवाले से। जहां तक 63A का मुकदमा है, तो वो बुनियादी तौर पर यह है कि चोर ने चोरी कर ली है, लेकिन तो चोर के पास माल रहने दिया जाए, उसको छोटी मोटी सजा देखे ना, पहली दफा उसने बड़ी मेहनत की है चोरी करने पे, तो लिहाजा इसको छोड़ दिया जाए। ये है 63A का केस। हाँ। जिसका फैसला जनाब जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरकर्दगी में बनाए गए बेंच ने करना है। ये है सादा सा मुकदमा। अब देखना यह है कि हमारा जो दस्तूर और कानून है और जज साहिबान का जो इस्तदलाल है, क्या उसमें चोरों के लिए कोई गुंजाइश निकलती है? क्योंकि बाज लोग कहते हैं कि दस्तूर की जबान ऐसी है जिसमें चोरी के लिए गुंजाइश निकलती है, यानी चोर चोरी कर ले, नहीं आप इन्हें चोर कहें ना। हाँ, अच्छा, आप इन्हें कमतर क्यों कहते हैं? हाँ, ये चोर चोरी कर ले, हाँ, किसी के कहने पे करे या अपनी मर्जी से करे, अब ये तय करना है। और जाहिर डेमोक्रेटिक मुल्क है, तो इसमें कानून और दस्तूर के मुताबिक ही फैसला होना चाहिए। हाँ। तो अब सिर्फ ये देखना है कि गुंजाइश है चोर के चोरी का माल पास रखने की। आईनी तरमीम लाने का आईनी तरमीम इससे जुड़ी हुई है। जी, आईनी तरमीम इन्हीं चोरों पे जुड़ी हुई है। हाँ। कि अगर तो ये फैसला आ जाता है कि चोर के पास चोरी का माल रहे लेकिन उसको सजा दे दी जाए, ये फैसला ऐन मुमकिन है आ जाए, तो अगर ये फैसला आ जाता है तो फिर जाहिर है हुकूमत के पास
चोरी का सामान रखने का जवाज मुयस्सर आ जाएगा, क्योंकि अदालती फैसला उसके पीछे खड़ा होगा। तो इस उम्मीद में अब ये सोचा जा रहा है कि एक तो जल्द से जल्द फैसला हो जाए इसका। हाँ। तो अब ये क्या फैसला 7 अक्टूबर तक हो जाएगा, नंबर 1? हाँ। ये एक देखना पड़ेगा, क्योंकि अब जो हालात जिस तरह से पैदा हो गए हैं उसमें थोड़ा और कुछ चीजें मुश्किल मेरी जो नजर आ रही हैं। अगर अब यहाँ से मैं आपको अपना तज्जिया अर्ज करता हूँ, जो हुकूमत ने पहले अटेम्प्ट की थी आईनी तरमीम की, नाकाम, वो जो नाकाम अटेम्प्ट थी, उसके वो जुड़ी हुई थी एक खास तकरीरी से, यानी DGISI के बारे में ये समझा जा रहा था अच्छा, कि जनाबे नदीम अंजुम साहब शायद उनकी मदद से या उनको दिखा के या उनके नाम पे हम कुछ ऐसी हरकत करेंगे तो बाकी सब दहल जाएंगे, डर जाएंगे। हाँ। और मौलाना फजल रहमान भी फौरी तौर पर कहेंगे हाँ जी ठीक है। जैसे कि कामरान मुर्तजा साहब बिलावल भुट्टो के बारे में कह चुके हैं। हाँ। कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये तासुर दिया मौलाना के सामने कि देखे ना जी मजबूरियां भी होती हैं और ऐसा भी है। अच्छा। तो जब उन्होंने मजबूरियां दी तो वो मजबूरियां सितंबर के महीने में थी। अब 30 सितंबर की डेट थी स्ट्रेटेजिक जी हुकूमत की नजर में, तो अब वो 30 सितंबर से पहले ही तब्दीली आ गई। हाँ जी। तो अब ये नया हवा खड़ा किया जा रहा है। अच्छा। ये एक बार फिर एस्टेब्लिशमेंट का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छा। कि जी अब हम अक्टूबर में करेंगे। तो मुझे तो अब आज की तारीख तक बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि ये आईनी तरमीम पेश हो सकती है। नया हवा क्या हबीब साहब, थोड़ा सा इसे भी एक्सप्लेन 30 सितंबर के बाद जो आने वाली तब्दीली है, अच्छा, अब उनको इस्तेमाल किया जाएगा, उस नाम को इस्तेमाल किया जाएगा। अच्छा। अब मसला यह है कि हमारी सियासत में जिस तरीके से हमारे इदारों के नाम आने लग गए हैं, ये तो कुछ ज्यादा अच्छी बात नहीं है, लेकिन चलिए मैं ही थोड़ा सा गुरेज करता हूँ बोलने से। ठीक है, यानी हम थोड़े कहे कोई ज्यादा समझे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल अल्लाह ने के बाद।